तो कल हमने थीसिस के पीपीटी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस थीसिस का रिवीजन करेंगे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। तो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ में जो टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स फ्यू टॉपिक्स जो है वो रह गए थे वो फ्लैश कार्ड्स में हम देख लेंगे। तो फिर उसको भी एक दफ़ा रिवीजन हो जाएगा। तो फ्लैश कार्ड्स में नंबर वन फ्लैश कार्ड्स है। क्वेश्चन है कि इन द थीसिस व्हाट आर एआई एम्प्लॉयज। तो कोई मुझे आंसर करेगा कि इस थीसिस में एआई एम्प्लॉयज क्या है। ये तो जस्ट सिंपल वर्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है रोल बेस्ड सिस्टम दैट कंपोज टूल्स स्पॉन स्पेशल एजेंट्स एंड डिलीवर आउटकम्स एट स्केल्स। तो ये तो सबको पता होना चाहिए भाई इस थीसिस में क्या है, एआई एम्प्लॉयज क्या है। तो रोल बेस्ड सिस्टम है जो टूल्स कंपोज करते हैं, स्पेशलिस्ट एजेंट्स स्पॉन करते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट एजेंट्स स्पेशल काम के लिए बनाते हैं और स्केल पर आउटकम्स डिलीवर करते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन तो खैर काफी इजी था। तो अगर इसको इसकी अगर हम थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देखें नंबर वन की, कि ये इंडिपेंडेंट डिजिटल वर्कर्स होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डिजिटल वर्कर्स होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक ड्यूटी दी जाती है। अपना काम मुकम्मल करने के लिए ये कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है ए एम्प्लॉय से रिलेटेड? किसी को कोई डाउट है एम्प्लॉय क्या होता है, कि किसको नहीं पता? तो सबको पता होगा। तो पहला फ्लैश कार्ड हमने सबसे पहले पढ़ा भी था, तो यहाँ पे हो गया। सेकंड फ्लैश कार्ड है, व्हाई डज द एजेंट फैक्ट्री एरा सेल रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन। तो इसका कोई आंसर करेगा? और अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग करूं, तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एजेंट फैक्ट्री एरा सॉफ्टवेयर में जो है, एजेंट फैक्ट्री एरा में जो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन के बजाय रिजल्ट्स यानी आउटकम क्यों बेची जाती है। तो इसका आंसर जल्दी से 10 या 15 सेकंड्स में मुझे करें, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अब एजेंट्स पर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है आउटकम Outcome pricing matters because customers buy verified results rather than access the tool. Therefore, revenue shift from charging for seats to charging for work completed. तो मतलब ये है कि आउटकम प्राइसिंग जो है मैटर्स करती है, बिकॉज क्योंकि कस्टमर्स बाय वेरीफाइड रिजल्ट्स, ठीक है, रेदर देन एक्सेस टू अ टूल। सही है क्या? अब टूल को एक्सेस करने के बजाय कस्टमर क्या बाय कर रही है, आउटकम को बाय कर रही है। और इसके अलावा बल्कि क्या है, वेरीफाइड रिजल्ट्स भी खरीदते हैं, यानी कि आउटकम तो होता है, आउटकम भी क्या होता है, वेरीफाइड होता है। तो इससे क्या होता है, रेवेन्यू सीट्स चार्ज करने से हट कर सही तौर पर कंप्लीट हुए काम को चार्ज करने की तरफ शिफ्ट होती है। यानी कि यहाँ पे सिंपल लॉ में कहा जा रहा है कि पहले जो सब्सक्रिप्शन होती थी, अब जो बायर होता था, यूजर होता था, वो सीट खरीदता था। अब वो सीट नहीं खरीद रहा है, बल्कि वो कंप्लीटेड काम को ओन कर रहा है, कंप्लीटेड काम को बाय कर रहा है। तो इसमें किसी का डाउट? नो। हम्म। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट थ्री वर्ड्स समराइज व्हाट रिमेन्स फॉर ह्यूमन इन द एजेंट फैक्ट्री मॉडल। ये तो बहुत आसान है, थ्री वर्ड्स बस आंसर करना है। तो कौन से थ्री वर्ड्स जो है समराइज कर रहा है एजेंट फैक्ट्री मॉडल के अंदर, तो ये जल्दी से आंसर करें। कोई नो आंसर? ये तो बहुत आसान होना चाहिए, ये तो इसका यही तो हमारे थीसिस का मेन मकसद है कि इंटेंट, वेरिफिकेशन
और आउटकम। यस, रामीन ने आंसर दिया है बिल्कुल फाइनल मिनट में, फाइनल सेकंड में रामीन ने आंसर किया कि हमारा जो है क्वेश्चन क्या था कि थ्री वर्ड समराइज जो है एजेंट फैक्ट्री मॉडल के अंदर कौन से तीन वर्ड में हम इस पूरे मॉडल को समराइज कर सकते हैं। वो थ्री मैजिकल वर्ड्स है, इंटेंट, वेरिफिकेशन और आउटकम। इंटेंट मतलब ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन अपने इंटेंट देगा एआई को, मकसद डिफाइन करेगा। फिर आउटकम जो है वो एआई आउटकम जनरेट करेगा, उस आउटकम को फिर वेरीफाई कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। How does separating invariants from reference implementations keep the thesis stable? तो इसका मतलब कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, या क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एजेंट फैक्ट्री मॉडल में इंसानों के लिए क्या बचता है। इसे मतलब कि कौन से तीन अल्फाज चाहिए, तो कि इन वेरिएंट्स को रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन से अलग रखने से थीसिस स्टेबल कैसे रहती है। तो यहाँ पे कोई आंसर करेगा। How does separating invariants from reference implementations keep the thesis stable? तो यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है। The separation matters because products change while structural requirements stay true. Therefore, the thesis survives vendor current instead of collapsing when one name implementation get replaced. तो इसका आसान अल्फाज में अगर हम इसको समझें कि यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि ये हम्म ये जो पुश, हाउ डज सेपरेटिंग इनवेरिएंट्स फ्रॉम रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशंस कीप द थीसिस स्टेबल। मतलब कि कैसे जो इनवेरिएंट्स जो है हमने पढ़ा था पीपीटी के अंदर, वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस को जो है वो रखती थीसिस से स्टेबल करने के लिए। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसके अगर हम इसके आंसर को देखें तो द सेपरेशन मैटर्स बिकॉज प्रोडक्ट्स चेंज व्हाइल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स stay true. Therefore, the thesis survives vendor kernel instead of collapsing when one name implementation get replaced. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेसिक रूल जो है हमेशा सेम रहते हैं, यानी कि जो हमने थीसिस में पढ़ा है, जो भी रूल होता है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसके जो बेसिक रूल जो है वो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर ब्रांड्स चेंज होते रहे। ठीक है, सॉफ्टवेयर का ब्रांड, क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी, ओपन कोड, जो भी है, सॉफ्टवेयर के ब्रांड्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक रूल्स है, जो हमने जिसको थ्री वर्ड्स में एक रूल हमने जो समराइज किया है, इंटेंट, वेरिफिकेशन, आउटकम, एक रूल तो ये हो गया। तो इसी तरह जो बेसिक रूल जो है वो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे ब्रांड्स जो है चेंज होते रहे। तो इसकी अगर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल समझे कि ट्रैफिक रूल्स तो सेम रहते हैं, चाहे आप होंडा चलाए या टोयोटा। तो इसी तरह जो हम थीसिस में एआई से आंसर्स को, एआई को बेटर यूज करने के लिए जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, वो रूल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन कि भले सॉफ्टवेयर जो है वो आप क्लाउड कोड यूज कर रहे हो, एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो, या ओपन एआई कोडेक्स यूज कर रहे हो। तो समझ में आई? आवाज आ रही? ठीक हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में। इन दिस विकेबलरी व्हाट डज ईच टर्म नेम एजेंट फैक्ट्री, एआई नेटिव कंपनी और एआई वर्कर्स। मतलब इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थीसिस की विकेबलरी में जो चीज थी, एजेंट फैक्ट्री, इसका क्या मतलब है, एआई नेटिव कंपनी इसका क्या मतलब है, एआई वर्कर्स इसका क्या मतलब है। तो एजेंट फैक्ट्री कोई बता सकता है कि एजेंट फैक्ट्री कल क्रॉस क्वेश्चन में किया गया था कि एजेंट फैक्ट्री क्या है।
एआई नेटिव कंपनी क्या है, एआई वर्कर्स क्या है। जस्ट वन वर्ड आंसर है इसका। तो इसको अगर हम देख लें यहाँ पे आंसर देखें, तो एजेंट फैक्ट्री क्या है, एक प्रोसेस है। और एआई नेटिव कंपनी क्या है, एक आउटपुट है। और एआई वर्कर्स क्या है, वर्क फोर्स है। सिंपल। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, एजेंट फैक्ट्री जो है वो एक प्रोसेस है, एआई नेटिव कंपनी क्या है, आउटपुट है। और एआई वर्कर्स क्या है, वर्कर्स है, वर्क फोर्स है। ठीक है। तो यानी कि फैक्ट्री एक मेथड या प्रोसेस है, कंपनी उसका फाइनल आउटपुट है, और एआई वर्कर्स उस कंपनी के स्टाफ है। जस्ट सिंपल बात में। ठीक हो गया। पिछली स्लाइड के, पिछली स्लाइड। हम्म। ठीक है, इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि जो इस स्लाइड में मतलब पूछा जा रहा है कि किस तरह से जो इनवेरिएंट्स हमने पढ़े थे पीपीटी में, वो रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन से किस तरह उसको रखते हैं, इनवेरिएंट्स को सेपरेट, मतलब थीसिस को स्टेबल रखने के लिए। तो थीसिस को मतलब कि अब आपके जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आएंगे, मुख्तलिफ ब्रांड्स आएंगे, लेकिन जो आपका थीसिस जो वो सारे ब्रांड्स में स्टेबल होगा। तो वो कैसे स्टेबल होगा, तो यहाँ पे यही आंसर किया जा रहा है कि सेपरेशन मैटर्स। सेपरेशन जो है, जाहिर सी बात है मैटर करता है। आपको किसी काम के लिए क्लाउड यूज करेंगे, किसी काम के लिए एंटी ग्रेविटी। लेकिन जो चीज है, जो आपकी जो रूल्स है, वो हमेशा सेम रहेंगे। यानी कि जो बेसिक रूल्स है वो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर ब्रांड्स चेंज होते रहे। इसकी एक मैंने एग्जांपल बताई थी कि ट्रैफिक रूल्स सेम रहते हैं, चाहे आप होंडा चलाएं या टोयोटा। समझ में आए। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम एआई से आउटकम ले रहे हैं, जो हम अब रिजल्ट्स चाहते हैं एआई से, तो वो हम किस तरह लेंगे, उसको यूज करने के लिए हम रूल्स पढ़ लें। तो वो सारे रूल जो है वो सेम रहेंगे, चाहे आप क्लॉड यूज कर रही हो, एंटी ग्रेविटी यूज कर रही हो, या कोडेक्स यूज कर रही हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सिंपल बात है। समझ में आई। तो यहाँ पे थोड़ा सा जा मतलब कि ब्रिटिश लैंग्वेज, थोड़ा सा सर्वाइव वेंडर कर्न, तो थोड़ा सा इंग्लिश है। तो वन जो जिसको इनके इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए इतना समझना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं थोड़े से आसान करके समझा रहा हूँ। अच्छा, ये स्लाइड हमने कवर कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में। Why does autonomous resource acquisition raise a trust problem, not just a tooling problem? मतलब कि क्यों, कैसे एक जो है क्या बोलते हैं, रिसोर्स एक्विजिशन जो है वो एक ट्रस्ट प्रॉब्लम रेज कर रहा है, ना कि एक टूल प्रॉब्लम। मतलब एक क्लाउड कोड जो है, अगर हम क्लाउड कोड क्या एक टूल है, तो यहाँ पे टूल का प्रॉब्लम नहीं, एक ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। तो ये ऑटोनोमस रिक्विजिशन, ऑटोनोमस रिसोर्स हम एक सिस्टम बनाएंगे, तो उसमें कैसे हमारा जो है ट्रस्ट प्रॉब्लम रेज हो रहा है। तो कोई बता सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, the challenge changes because buyer agents now initiate spending and sourcing decision. Therefore, budget mandates, audit trails, and liability become more important than simple tool supervision. इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखें कि अब एआई खुद पैसे खर्च कर सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एआई जो है वो खुद से सारी चीजें पे काम करेगा, ऑडिट भी करेगा, ट्रायल्स भी करेगा, बजट सारे सारी चीजें एआई करेगा। हम जस्ट उसको अपनी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, जो भी पेमेंट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन वो हम जस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या है कि अब एआई खुद पैसे खर्च कर सकता है, इसलिए हमें उन पर स्ट्रिक्ट बजट्स और रिकॉर्ड ऑडिट ट्रायल्स लगाने की जरूरत होती है। तो ये जो ट्रस्ट प्रॉब्लम जो रेज हो रहा है कि हम सारी चीजें एआई को अपनी दे देंगे, तो एआई तो खुद से कभी भी कुछ भी बाय कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट ट्रायल्स लगा रहे हैं, स्ट्रिक्ट बजट्स और रिकॉर्ड्स के ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस उसको सेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम उसको एआई के अंदर सेट करेंगे, ताकि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारे बिना परमिशन के
कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करे। तो इस तरह से एआई का जो ट्रस्ट प्रॉब्लम जो रेज हो रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे ट्रस्ट प्रॉब्लम ज्यादा है, टूल प्रॉब्लम कम है। ठीक है, और ट्रस्ट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि टूल को यूज करने के लिए जो है एआई जो है वो पैसे खर्च करेगा। अब उसको अगर कोई टूल यूज करना है और वो पेड टूल, तो अब एआई के पास तो मेरे कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो जब चाहे बाय कर सकता है। बट मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उसको रूल डिफाइन किए होंगे, तो उस रूल में रहते हुए अगर वो मैच हो रहा होगा तो जाके वो बाय करेगा, नहीं तो वो बाय नहीं करेगा। ठीक है, फिर वो ह्यूमन से आगे पूछेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस में नहीं है और ये मुझे बाय करना है, तो क्या आप मुझे परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, ट्रस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, व्हाट थ्री मैकेनिज्म पावर द प्रोडक्शन इंजन। ये तो बहुत आसान है कि कौन से थ्री मैकेनिज्म पावर जो है वो प्रोडक्शन में। आंसर करें, कौन से थ्री मैकेनिज्म है। आंसर करें। नहीं आंसर, देख लेते हैं। स्पेक्स, स्किल्स और फीडबैक लूप। कि ये जो थ्री मैकेनिज्म पावर है प्रोडक्शन इंजन के लिए, यानी कि हम जो प्रोडक्ट करेंगे, एजेंट्स को बिल्ड करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए जो थ्री पावरफुल मैकेनिज्म जो वो कौन से, स्पेक्स है, स्किल्स है और फीडबैक लूप है। मतलब ये कि एआई को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यानी स्पेक्स, एबिलिटीज यानी स्किल्स और अपनी गलतियों से सीखने का सिस्टम यानी फीडबैक लूप चाहिए होता है। तो ये हमने पीपीटी में भी कवर किया था। क्लियर। आगे चलते हैं। व्हाई टू लेयर्स मेक अप द टू लेयर मॉडल। ये भी बहुत आसान है। कौन से टू लेयर्स हमने पढ़े थे जो मॉडल को बनाने के लिए यूज होते हैं। आंसर करें। आंसर प्लीज, कौन से टू लेयर्स होते हैं। कल ही पढ़ाया था, आंसर नहीं किया अभी तक। इंटरनेट। ओके चले, मैं हमने पढ़ा था एज लेयर और वर्कफोर्स लेयर। एज लेयर कौन होता है, ह्यूमन होता है। और ये वर्कफोर्स लेयर कौन होता है, ये वर्कफोर्स लेयर होता है। यस, एग्जैक्टली। तो ये हमने पढ़ा था, मतलब कि एज लेयर क्या होता है, एक पर्सनल एआई लेयर होती है जो सिर्फ आपके लिए काम करती है, और दूसरी वर्कफोर्स लेयर होती है जो पूरी कंपनी के टास्क हैंडल करती है। जस्ट सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाई डज नीदर लेयर इन द टू लेयर मॉडल वर्क अलोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टू लेयर मॉडल की कोई भी लेयर अकेली क्यों नहीं काम करती है। तो कोई बता सकता है कि एज लेयर अकेले क्यों नहीं काम करती है या वर्कफोर्स लेयर अकेले क्यों नहीं काम करती है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, neither layer is sufficient because personal agents without a workforce cannot execute, while a workforce without edge agent forces human back into manual orchestration. Therefore, the model needs both sovereignty and industrial execution. Yes, exactly, हिरन ने सही आंसर किया है। अगर इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करें कि एज लेयर एंड एआई वर्कफोर्स लेयर जो है पर्सनल, जो मतलब कि एज लेयर है जो पर्सनल एआई को बड़े टास्क करने के लिए टीम चाहिए, और टीम को आपकी कमांड्स लेने के लिए पर्सनल एआई चाहिए। तो दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है। अंडरस्टैंड। क्लियर। हम्म। तो इन द एजेंट फैक्ट्री एरा व्हाट इज द ह्यूमन रोल। तो एजेंट फैक्ट्री एरा में ह्यूमन का क्या रोल है, कोई आंसर करे।
जस्ट टू वर्ड्स आंसर है। ऑर्केस्ट्रेटर थे वो तो हम पिछले क्वार्टर में पढ़ा था कि ऑर्केस्ट्रेटर, लेकिन हमने कल जो थीसिस से पढ़ा था वो हमने कौन से वर्ड्स पढ़े थे। तो मैं थी जजमेंट फाइनल। जजमेंट फाइनल करने वाले को क्या कहते हैं रामीन? जल्दी, थ्री तक काउंट करूंगा, थ्री, टू, वन। सुपरवाइजर एंड वेरीफायर। तो हमने जो थीसिस से पढ़ा था वो क्या है? सुपरवाइजर पढ़ा था। तो यहाँ पे सुपरवाइजर एंड वेरीफायर दोनों में से कोई एक वर्ड आप चूज कर लें। तो एजेंट फैक्ट्री एरिया में ह्यूमन जो है, हाँ, आउटकम को वेरीफाई करना, वो वेरीफाई करने वाले को टाइटल क्या है? सुपरवाइजर। तो क्वेश्चन क्या था? एजेंट फैक्ट्री एरिया में व्हाट इज द ह्यूमन रोल, ह्यूमन का रोल क्या है? सुपरवाइजर। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द 10-80-10 रूल ऑपरेशनलाइज ह्यूमन डिफाइन इंटेंट, एजेंट एग्जीक्यूट, ह्यूमन वेरीफाई आउटकम्स? तो ये किस तरह से जो 10-80-10 रूल है, ह्यूमन इंटेंट डिफाइन करता है, एजेंट काम करता है और फिर ह्यूमन वेरीफाई करता है, तो ये किस तरह से ऑपरेशनलाइज होता है? तो ये तो काफी आसान है। So the rule operationalize that sentence because human own the first and final boundary while agents own the execution band. Therefore, the thesis become a concrete operating rhythm rather than an abstract slogan. तो अगर इसको हम आसान अल्फाज में देखें तो इसका खुलासा ये है कि इंसान पहले जो है 10% हिस्से में टास्क डिफाइन करते हैं, एआई क्या करते हैं 80% प्रैक्टिकल काम करता है, और इंसान लास्ट में फिर 10% में रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा 10-80-10 रूल ऑपरेशनलाइज हो जाता है। ठीक है। ह्यूमन इंटेंट डिफाइन किया, वो 10% कहलाएगा। एजेंट प्रैक्टिकल करेगा तो वो 80% काम जो है एजेंट किया, और फिर लास्ट में ह्यूमन ने वेरीफाई किया तो 10% ह्यूमन ने कर लिया। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट हम चले, why must every legitimate chain of action begin with the human principle? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर लेजिटिमेट यानी कि हर लीगल चेन ऑफ एक्शन जो है ह्यूमन प्रिंसिपल से शुरू होना क्यों जरूरी है। यानी कि हमने वेरिएंट्स में पढ़ा था, 7 वेरिएंट्स में, उस वेरिएंट्स में से फर्स्ट वेरिएंट क्या था? इनवेरिएंट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो हर लेजिटिमेट चेन ऑफ एक्शन का ह्यूमन प्रिंसिपल से शुरू होना क्यों जरूरी है। तो एनीबॉडी आंसर? सोचने के लिए मैं टाइम देता हूँ, 10 सेकंड। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ, अ प्रिंसिपल इज नेसेसरी बिकॉज जजमेंट, वैल्यूज, बजट अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डू नॉट जनरेट themselves. Therefore, a system acting without a principle is not autonomous but unowned. तो इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हर टास्क की जो बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, इंसान से होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि सिर्फ इंसान ही बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकता है, वो तो यही नहीं करेगा। तो ये काम किसका है? इंसान का, और इंसान ही उस काम के जो बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेगा। इसीलिए जो है हर काम जो है लेजिटिमेट चेन ऑफ एक्शन में, हर काम जो है प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन से शुरू होता है, जो प्रिंसिपल वाला रोल है। कल हमने देखा भी था ऑर्केस्ट्रेटिंग में कि प्रिंसिपल कौन होता है? ह्यूमन होता है। तो ह्यूमन किस लिए होता है? क्योंकि बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी जो चीजें जो मैनेज करता है वो ह्यूमन कर रहा होता है, ह्यूमन सेट कर रहा होता है। क्लियर? हम्म। तो अंडर इनवेरिएंट वन व्हाट मस्ट द ह्यूमन प्रिंसिपल सेट? तो इनवेरिएंट वन के मुताबिक ह्यूमन प्रिंसिपल को क्या सेट करना होता है? कोई बता सकता है? अभी अगर लास्ट देखे तो उसी से मिलता जुलता आंसर है, वही उसी से रिलेटेड आंसर है। अभी मैंने आंसर किया है। ठीक है। क्या आंसर है? ह्यूमन के जो प्रिंसिपल वन में क्वेश्चन में व्हाट मस्ट दी ह्यूमन जो प्रिंसिपल सेट में क्या है,
इंटेंट, बजट, अथॉरिटी एनवेलप एंड आउटकम अकाउंटेबिलिटी। सो अगर हम मिसाल फिलहाल में देखें तो इंसान को बताना होता है एआई को, ठीक है, इंसान क्या है, एआई को बताता है कि गोल क्या है, बजट कितना है, एआई की लिमिट्स क्या है, और फाइनल रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ये सारी चीजें एआई को कौन बताएगा, ह्यूमन बताएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है ह्यूमन के जरूरी होना क्यों है। तो सेम क्वेश्चन डिफरेंट ज्यादा क्लियर करने के लिए दो दफा पूछ लिया गया। क्लियर। नेक्स्ट, how does a delegate prevent the human from beginning the bottleneck? तो डेलीगेट जो है सेकंड प्रिंसिपल के बाद सेकंड ऑप्शन क्या था, इन सेकंड इनवेरिएंट क्या है, डेलीगेट। तो डेलीगेट इंसान को बॉटल नेक बनने से कैसे बचाता है। आंसर कर सकता कोई, डेलीगेट में हम क्या पढ़ा था हमने, ये भी याद नहीं। A delegate prevents bottleneck because it carries context, judgment, and authority downstreams across many workers. Therefore, orchestration can scale beyond the principal's own tapping and coordination capacity. अगर इसको हम इजी वर्ड्स में देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पर्सनल एआई जो है, एआई असिस्टेंट, आपकी तरफ से बाकी टीम को ऑर्डर पास करता है ताकि आपको हर छोटी चीज खुद मैनेज करनी पड़े। ठीक है, क्लियर। एज नाम अगर हम जो इन वेरिएंट है डेलीगेट, डेलीगेट मतलब क्या, टास्किंग करना एक दूसरे को, मतलब टीम में हर मेंबर को टास्किंग करना। तो यहाँ पे डेलीगेट में एआई क्या रोल प्ले कर रहा है, एक जो पर्सनल एआई असिस्टेंट है हमारा, वो हमारी तरफ से बाकी टीम को ऑर्डर पास करता है ताकि हमें हर छोटी चीज खुद मैनेज ना करनी पड़े। क्लियर। तो रिवीजन में इतना कोई आंसर नहीं कर रहा है, कल पढ़ा था और आज तो आंसर करना चाहिए था। इतने क्लियर करके समझा रहा हूँ, इतने समराइज करके। अब अब चल अंडर वेरिएंट अब। ओ, ओके, सब यार बाकियों के लिए तो नहीं है ना, ये मुंजार हमीन और हीरा। अब नेक्स्ट है अंडर वेरी इन वेरिएंट थ्री, यानी हमने पहले देख लिया प्रिंसिपल इन वेरिएंट वन, डेलीगेट इन वेरिएंट टू, अब इन वेरिएंट नंबर थ्री। तो अंडर इन वेरिएंट थ्री व्हाट मस्ट द वर्क फोर्स मैनेजर डू। तो इन वेरिएंट थ्री क्या मैनेजर है, उसके अंदर जो वर्क फोर्स क्या काम करती है, तो कोई बता सकता है। बहुत आसान है, मैनेजर का काम क्या होता है, सिंपल मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, असाइन वर्क, इनफोर्स बजट, कीप लेजर्स एंड एक्सपोज हायरिंग। यानी कि एआई मैनेजर का काम ड्यूटीज असाइन करना, बजट कंट्रोल करना और नए एआई बोर्ड्स को हायर करना होता है। सिंपल, ये इन्वेरिएंट मैनेजर का काम है। थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये नए टॉपिक्स है। तो अगर कल के क्लास में अगर आप ज्यादा फोकस रही होंगी तो आपको तो आज आंसर करना चाहिए था, क्योंकि ये हमने कल, अगर मैं अभी आपको आंसर करूं तो पहला प्रिंसिपल क्या था, पहला इनवेरिएंट क्या था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है, ह्यूमन होता है। और ह्यूमन क्यों होता है, क्योंकि सारी चीजें जो बजट और इंस्ट्रक्शन और रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन डिफाइन करते हैं, को ह्यूमन करता है। तो दूसरा इनवेरिएंट क्या है, डेलीगेट। तो जो टास्किंग है, जो काम वगैरह बांटना है, वो कौन करेगा, डेलीगेट। और डेलीगेट कौन होगा, एआई होगा। इसी तरह से फिर जब टास्किंग हो गई, उन सारे काम को मैनेज कौन करेगा, वर्क असाइन कौन करेगा, बजट को इन्फोर्स कैसे करना होगा, लेजर्स को किस तरह से, हायरिंग किस तरह से करनी होगी, तो ये सारे कौन देख रहा होगा, मैनेजर। और ये मैनेजर अगेन कौन होगा, एआई, जो डेलीगेट के नीचे होगा एक अनदर एआई है। ठीक है। तो एक कंपनी बन रही है और उस कंपनी का सीईओ कौन है, ह्यूमन होगा। और उस कंपनी के अंदर बाकी जो पूरा स्टाफ होगा, समझ लें जीएम मैनेजर, आसान अल्फाज में समझे तो जीएम मैनेजर, टीम लीडर, टीम्स वर्कर्स, एचआर, ये सारी चीजें कौन होगी, एआई एम्प्लॉयज होंगी।
तो उस कंपनी के अंदर जो ए एम्प्लॉयज होगी, तो उन वेरिएंट्स को अगर हम देखें तो नंबर 1 पे प्रिंसिपल है, जो कि एक सीईओ के नाम की जगह समझ लें कि प्रिंसिपल है। इसी तरह फिर सीईओ के नीचे कौन आता है, जीएम। तो जीएम कौन हो गया यहाँ पे, डेलीगेट। और डेलीगेट क्या होगा, एक एआई एजेंट होगा, एआई एम्प्लॉय होगा, एआई पर्सनल असिस्टेंट होगा। ठीक है। फिर उसके जीएम के नीचे क्या आता है, मैनेजर। तो मैनेजर कौन होगा, वो भी एक अनदर एम्प्लॉय, एआई एजेंट होगा, एआई एम्प्लॉय होगा, एआई पर्सनल असिस्टेंट होगा, जो डेलीगेट के अंदर काम कर रहा हो। तो क्लियर। बहुत सिंपल है, जस्ट न्यू वर्ड्स आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में। तो जब ये सारी वर्ड्स बार बार जब रिपीट होंगी ना, फ्यूचर में भी, नेक्स्ट जब हम थीसिस से आगे कोई क्रैश कोर्स इसके तरफ जाएंगे, अगर वहां पे भी ये सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, तो वहां पे भी ये सारे जब रिपीट वर्ड्स हो रहे होंगे, तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, न्यू वर्ड्स है। ठीक है। तो अगर आप इन न्यू वर्ड्स को सिंपल वर्ड्स रियल लाइफ के साथ कंपेयर करें, तो सारी चीजें बस एक दफा बस पढ़ने की नीड है, और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम्म। ठीक है। तो अब जो है, नेक्स्ट, हाउ डज द मैनेजर टर्न अ पील ऑफ एजेंट्स इनटू अ कंपनी। अब जो मैनेजर, तो हमने पढ़ लिया कि मैनेजर कौन है, क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैनेजर किस तरह से एजेंट्स को, बहुत सारे एजेंट्स को एक कंपनी में मैनेज करता है। तो वो किस तरह से करेगा, अगर हम उसके आंसर को देखें, तो द मैनेजर क्रिएट्स अ कंपनी बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स असाइनमेंट्स, बजट्स, ऑडिट्स एंड वर्कफोर्स विजिबिलिटी थ्रू one management plane. Therefore, agents become governable economic unit instead of a loose swarm. तो अगर इसको अगर बिल्कुल वन लाइन में समझे, तो एक सेंट्रल मैनेजर जो है स्कैटर्ड बोर्ड्स होगा, मतलब बहुत सारे बोर्ड्स होंगे फैले हुए, जिस तरह से कंपनी में रश नहीं होता है, बहुत शोर हो होता है, इसी तरह से एक सेंट्रल मैनेजर होगा जहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स स्कैटर्ड होंगे। उनको क्या करेगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कंपनी में क्या करेगा, तब्दील करेगा। होता है ना कि कंपनी ऑफिस में, कंपनीज में क्या होता है कि जब जीएम मैनेजर नहीं होता है, तो सारे एक दूसरे हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, माहौल एकदम बना होता है, शोर हो रहा होता है। तो जैसे ही मैनेजर आता है, वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, माहौल एक डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस पे आ जाता है, सारे अपने अपने काम करते हैं। इसी तरह से एक सेंट्रल मैनेजर जो है स्कैटर्ड बोर्ड्स यानी एआई एजेंट्स जो होंगे, उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कंपनी में चेंज यानी तब्दील कर देता है, ताकि सब मिलकर रूल्स के मुताबिक काम करें। जस्ट एंड सिंपल वर्ड्स में। क्लियर। ये होगा मैनेजर का रोल कंपनी के अंदर। और ये मैनेजर कौन होगा, एक एआई एजेंट्स। और वो क्या कर रहा होगा, बहुत सारे फैले हुए दूसरे एआई एजेंट्स को, उन सबको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। क्लियर। Why should each worker pick its own engine instead of the company choosing one for all? हाँ, अब ये क्यों एक वर्कर को चाहिए कि वो अपना एक इंजन खरीदे, मतलब एक अपने एक इंजन बनाए, ना कि कंपनी का चूज करे। जैसे कि सारे होता है ना कि अब बाद औकात ऑफिस में हो रहा होता है। अब कुछ कंपनीज में होती है एक ही कंप्यूटर होता है, उसी कंप्यूटर को 10 एम्प्लॉय यूज कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे 10 एम्प्लॉय तो हर एम्प्लॉय के पास अपना एक पीसी है। तो इंजन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट, यानी कि समझ लो कि एक एम्प्लॉय है, उसका इंजन यानी कि उसका लैपटॉप। तो इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करें, तो इंजन का मतलब क्या है, ह्यूमन का लैपटॉप। तो यहाँ पे इंजन एआई का लैपटॉप। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि हर वर्कर जो है वो क्यों चाहिए कि उसको एक अपना इंजन रखे, अपना इन्वायरमेंट रखे, ना कि वो सारे एक साथ यूज कर रहा हो। तो अगर इसको आंसर देखें, तो प्री वर्कर चॉइस मैटर्स बिकॉज जॉब्स डिफर इन फेलियर कोर्स, ड्यूरेबिलिटी नीड्स एंड ऑपरेटिंग बर्डन। Therefore, the company can match reliability and cost to each role instead of forcing one uniform trade-offs. इसको अगर आसान अल्फाज में समझें, तो हर टास्क की क्या है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। क्यों सारे एजेंट्स अपनी इंजन बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हर टास्क की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। कुछ काम के लिए सस्ता सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और कुछ काम के लिए हेवी सॉफ्टवेयर। इसलिए हर बोर्ड क्या करता है, अपनी जरूरत के मुताबिक इंजन सिलेक्ट करता है। क्लियर। एनी क्वेश्चन।
नो। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप अंडर इन वेरिएंट फाइव, अब इन वेरिएंट फाइव की बात करें, व्हाई डज एवरी वर्कर रन अगेंस्ट। इस क्वेश्चन का अगर मतलब समझे, व्हाई डज, तो अंडर इन वेरिएंट फाइव व्हाट डज एवरी वर्कर रन अगेंस्ट। तो इन वेरिएंट फाइव में जो हर वर्कर जो है किस चीज के अगेंस्ट रन करता है, तो इसका अगर हम आंसर देखें, तो एन ऑथोरेटिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड दैट ड्यूरेबल स्टोर ऑफ व्हाट द कंपनी एक्चुअली नोज। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मतलब ये है कि एक ऑथोरिटी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, वो ड्यूरेबल स्टोर जो कंपनी वाकई जानती है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हर एआई बॉट एक परमानेंट और मेन डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एआई बॉट जो है वो एक परमानेंट और मेन डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, जहां कंपनी का सारा ओरिजिनल डाटा सेव होता है। ये हम किसकी बात करें, इन वेरिएंट फाइव की। तो इन वेरिएंट फाइव में जो है हर एजेंट किसके अगेंस्ट रन कर रहा होता है, एक ऑथोरिटेटिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के अगेंस्ट, जहां पे क्या होता है, सारी चीजें कंपनी की स्टोर होती है, तो उसके अगेंस्ट जो है एआई वर्कर्स रन कर रहे होते हैं। क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन, या क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। वापिस समझा, देखिए यहाँ पे इनवेरिएंट फाइव जो है, अब हमने फोर इनवेरिएंट्स पढ़ लिए। तो अब इनवेरिएंट फाइव में जो है इसमें पूछा जा रहा है कि हर वर्कर जो है वो किस चीज के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो वो जो सारे जो वर्कर्स जो है, वर्कर्स है, वो एक अथॉरिटिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के अगेंस्ट काम कर रहे थे। अच्छा, वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा, एक ड्यूरेबल स्टोर होगा। वहां पे स्टोर क्या होगा, कंपनी के सारी चीजें स्टोर होंगी जो कंपनी के लिए जानती हो। मतलब कि इसको आसान अल्फाज में समझे कि हर एआई बॉट एक परमानेंट और मेन डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जहां कंपनी का सारा ओरिजिनल डाटा सेव होता है। सिंपल। अब जो एआई वर्कर है वो आंसर कर रहा है, क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है, काम कर रहा है, वो सारी चीजें कहाँ से लाएगा, वो लाएगा कंपनी के परमानेंट डेटाबेस से। और उस परमानेंट डेटाबेस से वो कनेक्टेड होता है, जहाँ पे कंपनी का सारा ओरिजिनल डाटा सेव होता है। तो उस अथॉरिटी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के अगेंस्ट कौन काम कर रहे होते हैं, एआई वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। और ये चीज किस चीज को डिफाइन कर रही है, इन वेरिएंट फाइव को। क्लियर। अगर इन वेरिएंट फाइव को देखें, यहाँ पे अगर हम आए, तो यहाँ पे नीचे अगर हम आए, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये सारे सेवन रूल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेवन इनवेरिएंट्स में हमने सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ा, फिर डेलीगेट पढ़ा, फिर मैनेजर पढ़ लिया हमने, इंजन भी हमने देख लिया था उसी के साथ, मैनेजर के साथ, के सारे वर्कर्स जो इंजन को यूज करते हैं। अब जो इन वेरिएंट फाइव में जो है, यहाँ पे मेटा है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन वेरिएंट फाइव जो है अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है किसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक, इन वेरिएंट फाइव के बारे में बात नहीं बताई नहीं जा रही है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इन वेरिएंट फाइव में जो है सारे एआई वर्कर्स जो वो किस चीज के अगेंस्ट काम करते हैं। तो वो सारे किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सिंपल एक याद रखने वाली बात है कि वो सारे एक अथॉरिटी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो वो रिकॉर्ड किस चीज का होगा, वो वहाँ पे सारी कंपनी की सारी बातें जो है वो एक्चुअल जो है वहाँ पे जानकारी स्टोर हुई होंगी।
तो उसके अगेंस्ट जो है एआई वर्कर्स काम कर रहा हूँ। क्लियर? तो बस ये सिंपल एक याद रखने वाली बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज व्हाई इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड नीडेड इफ वर्कर्स ऑलरेडी हैव अ कॉन्टेक्स्ट विंडोज। अब ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो है वो क्यों जरूरी है, जबकि वर्कर्स के पास जो है अब एआई वर्कर जो है एम्प्लॉय होता है, उसके पास भी तो एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, एक रोल होता है, उसको प्री डिफाइंड रोल होता है, उसके बाद अपना ब्रेन होता है, अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उसको फिर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की नीड क्यों पड़ी? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है कि context windows are transient and disagree across session. A system of record is permanent and authoritative. Therefore, it prevents hallucinated facts, double writes, and output no auditor can reconstruct. इसके आंसर से आपको पिछला वाला आंसर भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सब बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की जरूरत क्यों है एआई वर्कर को? वो उसके अगेंस्ट तो काम कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरत क्यों है? तो उसकी जरूरत इसलिए कि एआई की अपनी मेमोरी टेम्पोररी होती है। एआई की मेमोरी क्या होती है? टेम्पोररी होती है और मिस्टेक्स कर सकती है, यानी हेलुसिनेट कर सकती है। एक परमानेंट डेटाबेस इंश्योर्स करता है कि एआई कोई गलत इंफॉर्मेशन ना बनाए। सिंपल, क्लियर? कि एआई जो है किसके अगेंस्ट काम करता है? एक क्या बोलते हैं, परमानेंट अथॉरिटिव, इस यहाँ पे देखें, अथॉरिटिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, एआई वर्कर। तो उस अथॉरिटिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में कंपनी की सारी मालूमात होती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि नेक्स्ट में कि एआई वर्कर को सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी जब उसके पास कॉन्टेक्स्ट विंडो है? तो उसका आंसर यहाँ पे ये कर रहे हैं कि भाई एआई की जो मेमोरी होती है वो टेम्पोररी होती है। अब वो बाद औकात क्या गलती कर सकता है, हेलुसिनेट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम उस एआई वर्कर को कंपनी के परमानेंट डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, एआई के पास रियल टाइम नॉलेज होती है और एआई हेलुसिनेट से, गलतियां करने से बच जाता है, डबल राइट्स करने से भी बच जाता है। अब क्लियर? किसी को कोई डाउट? क्या बात हो रही थी? या मजीद समझाओ, मोर एक्सप्लेनेशन करूं? हेलो, आवाज आ रही? क्लियर, ठीक हो गई। अच्छा, अब बात कर रहे हैं अंडर इनवेरिएंट 6। इनवेरिएंट, व्हाट कैपेबिलिटी मस्ट द मेटल लेयर एक्सपोज। अब हमने इनवेरिएंट 6 में हमने मेटल लेयर पढ़ा था। तो मेटा क्या करता है, जस्ट हायरिंग करता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है व्हाट कैपेबिलिटी मस्ट द मेटल लेयर एक्सपोज। तो सिंपल है, हायरिंग एज अ कैलेबल कैपेबिलिटी अंडर पॉलिसी। तो मेटा इनवेरिएंट 6 में मेटा का जस्ट काम क्या है, उसको अगर मजीद एआई एजेंट्स, एआई वर्कर्स, एआई एम्प्लॉयज की नीड होगी, वो या तो खुद से बिल्ड करके हायर कर लेगा, या तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके वहां से बने बनाए एजेंट्स को हायर कर लेगा। बस सिंपल। नेक्स्ट, व्हाई डज अ फ्रोजन वर्कफोर्स रोस्टर ब्रेक द एजेंट फैक्ट्री मॉडल। अच्छा, क्यों एक फ्रोजन वर्कफोर्स जो है वो तोड़ देता है एजेंट फैक्ट्री मॉडल को? तो इसका अगर हम आंसर देखें, अब फ्रोजन रोस्टर फेल्स बिकॉज real problems keep producing capability gaps the original staff cannot cover. Therefore, every novelty escalates to a human instead of being absorbed through policy bonded expansion. अगर हम इसको देखें, यहाँ पे काफी सारे जार्गोन्स वर्ड्स हैं, तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, एक जो फ्रोजन रोस्टर फेल्स होता है वो किस वजह से फेल होता है? वो अगर टीम का साइज फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, समझे, अगर टीम का साइज फिक्स कर दिया जाए तो न्यू प्रॉब्लम्स जो है, जो नए मसले होंगे, उसको सॉल्व करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एआई सिस्टम्स को खुद को ग्रो करने की इजाजत होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन को आंसर किया जा रहा है कि एजेंट फैक्ट्री मॉडल के अंदर जो है एआई वर्कफोर्स जो है वो क्यों टूट जाता है, क्यों ब्रेक होता है? तो ब्रेक होने के लिए जो लिमिट हम करते हैं वो गलत चीज है, उसको हम लिमिट नहीं करने हैं, बल्कि उसको लिमिट करने से क्या प्रॉब्लम्स आएगी कि कोई भी न्यू प्रॉब्लम्स जो होंगी
उसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा मुश्किल होंगी और ग्रो करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? अंडर इनवेरिएंट 7 अब लास्ट पीरियड है। व्हाट काइंड्स ऑफ इवेंट्स कैन कॉल द सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड? इनवेरिएंट 7 के मुताबिक जो है सिस्टम को बाहर से कौन से इवेंट्स कॉल कर सकते हैं? कोई आंसर करेगा? कि इनवेरिएंट 7 हमने पढ़ा था उस सिस्टम मतलब जो उसके मुताबिक जो है बाहर से उस एजेंट्स को उस एआई वर्कर्स को कौन सा इवेंट्स कॉल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें आउटसाइडर अगर कोई करे तो आई स्केड्यूल, अगर हमने खुद से एक मतलब कि अपने सिस्टम में एक स्केड्यूल बनाया हो वो ट्रिगर करेगा, या एक वेब हुक जो हमने डिफाइन किया होगा एक हुक वो ट्रिगर करेगा। एपीआई कॉल हमने सेट किया हो, जैसी वो एपीआई कॉल होगी वो ट्रिगर होगा फिर वो कॉल कर सकता है। और कस्टमर रिक्वेस्ट, अब कोई कस्टमर आ जाए वो रिक्वेस्ट करे तो होगा। तो अगर इसको हम मिला के देखें चारों वर्ड्स को तो एआई सिस्टम को एक्टिव करने के लिए बाहर से आने वाले सिग्नल्स जैसे कोई कस्टमर मैसेज या सेट किया हुआ टाइमर यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि इन वेरिएंट 7 पे अब एक सिस्टम बना हुआ है, अब कोई आउटसाइडर आके उसको ट्रिगर कर रहा है तो वो किस किस तरह से ट्रिगर होगा। या तो हमने खुद से कोई स्केड्यूल किया होगा, या तो हमने खुद से खुद बनाया होगा वेबसाइट में, ठीक है, या तो हमने खुद से ही एपी वहां पे उस वेबसाइट में एपीआई कॉल हुई होगी तब वो ट्रिगर होगा आउटसाइड से, और या कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट होगी तब वो आउटसाइड से रिक्वेस्ट होगा, वरना वो सारे इंटरनली मैनेज हो रहे होंगे एआई एजेंट्स और वर्कफोर्स के थ्रू। जस्ट सिंपल। Why does a system without external triggers degrade into an assistant? एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बगैर जो है सिस्टम असिस्टेंट में क्यों गिर जाता है? कोई क्वेश्चन बता सकते हैं? एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बगैर जो है सिस्टम जो है वो असिस्टेंट में क्यों गिर जाता है? इसको अगर हम आंसर यहाँ पे देखें, ट्रिगर्स डिफाइन कंपनी लाइक बिहेवियर। ठीक है, ट्रिगर क्या करता है? कंपनी लाइक बिहेवियर को डिफाइन करता है बिकॉज वर्क कैन अराइव विदाउट वेटिंग फॉर अ ह्यूमन टू टाइप, therefore removing them collapses the system back into a co-pilot serving keystrokes rather than the world। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिंपल अल्फाज में देखें कि अगर ऑटोमेटिक ट्रिगर्स ना हो, सही, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, अगर ऑटोमेटिक ट्रिगर्स ना हो तो एआई सिर्फ तब काम करेगा जब उसे कमांड देंगे। ठीक है, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एआई को टास्क मिलेगा और एआई टास्क कब करेगा? जब हम उसको कमांड देंगे। तो अब प्रोएक्टिव बनाने के लिए और प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम बगैर ह्यूमन के इंटरवेंशन के अब उसको कोई ना कोई ट्रिगर ट्रिगर करेगा तो तभी वो काम करेगा ना। तो उसको ट्रिगर करने के लिए अगर ऑटोमेटिक ट्रिगर्स ना हो तो एआई सिर्फ तब काम करेगा जब आप उसे कमांड देंगे। ट्रिगर्स उसको एक खुद यानी ट्रिगर्स को एक ऑटोनोमस वर्कर्स बनाता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो इसको अगर हम सिंपल अगर एक आसान अल्फाज में समझें तो इसको एक रूम रूम के अंदर एक लगा हुआ मोशन सेंसर वाली लाइट, जैसे ही रूम में मूवमेंट होगी लाइट ऑन हो जाएगी। तो सिंपल, लाइट तब तक ऑन नहीं होगी या तो एक ह्यूमन खुद से ही बटन ऑन ऑफ करे तो वो तो ह्यूमन हो गया। तो अब हम चाह रहे इसको ऑटोनोमस करना। तो ऑटोनोमस क्या है? जैसे रूम में मूवमेंट हो तो वो लाइट ऑन हो जाए। इसी तरह से हम अपने सिस्टम को भी क्या करते हैं? ऑटोनोमस करते हैं। ऑटोनोमस कैसे करते हैं? ट्रिगर्स को डिफाइन करके। अब उस ट्रिगर्स को या तो हम एपीआई कॉल्स के थ्रू करते हैं, या कस्टमर की रिक्वेस्ट आएगी तो वो ट्रिगर होगी, या वेब के थ्रू ट्रिगर होगी। क्लियर? अब यहाँ पे आप आते हैं, हाउ मैनी इनवेरिएंट डज द थीसिस नेम एंड व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर वन? ये तो कोई क्वेश्चन कर दे आंसर इस क्वेश्चन का।
फिजिक्स के कितने वेरिएंट्स का नाम लेती है और हाईएस्ट नंबर इन वेरिएंट कौन सा है? तो बताए भाई, हाईएस्ट नंबर इन वेरिएंट कौन सा है और कितने इन वेरिएंट्स है? आंसर करे। 7 इन वेरिएंट है। और उन 7 इन वेरिएंट में एक्सटर्नल इन्वोकेशन अंडर एम्प्लॉय, ये सबसे क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है। थीसिस के अंदर 7 इन, बस एक स्टूडेंट ने आंसर किया 7 और उसने भी आधा आंसर किया है। और लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था ना कि बाहर से आने वाली ऑटोनोमिक कमांड्स के बारे में। ये तो हाल है, नाम भी याद नहीं है। सिंपल है कि मतलब कि कौन सा हाईएस्ट नंबर थे, यही पूछा जा रहा है कि थीसिस के अंदर कितने इन्वेट्स थे और उसमें से हाईएस्ट नंबर यानी कि सबसे लास्ट में कौन था। 7 इन्वेट्स थे और सबसे लास्ट में था बाहर से आने वाले ट्रिगर्स। बस। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। What four payment protocols does the thesis name as already shipping? इसका आंसर कर दे भाई। थीसिस के कौन से 4 पेमेंट प्रोटोकॉल्स को ऑलरेडी शिपिंग के तौर पर नेम करती है? 4 प्रोटोकॉल्स हैं। ये 4 प्रोटोकॉल्स को हमने कल क्लास में भी शायद कवर किया था। और हम देखें, नहीं कल क्लास में कवर नहीं किया था। तो यहाँ पे कोई न्यू टॉपिक आई है कि व्हाट फोर पेमेंट प्रोटोकॉल्स डज द थीसिस नेम एज ऑलरेडी शिपिंग। कौन से 4 पेमेंट की बात हो रही है कि हम जब सिस्टम बनाएंगे तो उससे एक पेमेंट भी ऐड करेंगे, पेमेंट सिस्टम। तो उसमें भी पेमेंट प्रोटोकॉल सिस्टम में कौन से 4 शिपिंग सिस्टम है जो प्रोटोकॉल्स के तौर पर यूज हो रहे हैं? तो तो इसमें जो नंबर 1 है एसीपी। एसीपी के अंदर क्या, ओपन ए प्लस स्ट्रिप, ये दोनों होते हैं। एपी2 गूगल का है। X402 कॉइन बेस का है। एमपीपी स्ट्रिप प्लस टेम्पो का है। ठीक है। ये वो 4 मेथड है जिनके जरिए एआई खुद ऑटोमेटिक पेमेंट्स कर सकता है। यानी कि इन चारों सिस्टम में से अगर हम कोई भी सिस्टम अपने यानी कि एजेंट फैक्ट्री वाले सिस्टम के अंदर, प्रोसेस के अंदर इन चारों में से कोई भी एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर ऑटोनोमस पेमेंट की कैपेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? जस्ट यहाँ पे ही पूछा जा रहा था कौन से सिस्टम के थ्रू हम ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी दे सकते हैं अपने सिस्टम को। तो वो ये 4 सिस्टम है, एसीपी, एपी2, X402 और एमपीपी। क्लियर? अच्छा, व्हाई डज डोंट टैप स्कॉट्स टर्म आइडेंटिक एआई नेम इन द थीसिस? सर ये भी एक न्यू आइडेंटिक एआई क्या होता है और इसको किसने किया? डोंट टैप स्कॉट्स की टर्म में। ठीक है। तो इसको मैं अगर आंसर करूं यहाँ पे, a self-sovereign personal agent that carries the human identity, judgment and authority owned by the individual, not by the platform। यानी कि ये एक ऐसा पर्सनल एआई है जो किसी बड़ी कंपनी के बजाय कंप्लीटली आपके कंट्रोल में होता है और आपके फायदे के लिए काम करता है। आइडेंटिक एआई का मतलब क्या है? तो वो एक मेरा पर्सनल एआई होगा जो किसी बड़ी कंपनी के लिए नहीं, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि वो उसका सारा कंट्रोल किसके पास होगा? मेरे पास होगा। और वो सिर्फ मेरे फायदे के लिए काम करेगा। सिंपल अल्फाज में, मेरा एक पीए, और उस पीए को हम टेक्निकल वर्ड्स में क्या कह रहे हैं? आइडेंटिक एआई। क्लियर? Why does identity AI have to be self-sovereign rather than platform hosted? अब ये नाइस क्वेश्चन है कि आइडेंटिक एआई के पास सेल्फ यानी खुद की मतलब कि उसके एक प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको कोई प्लेटफॉर्म होस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद में अपने आप में एक आर्टिफिशियल एआई ह्यूमन है। एआई मतलब कि एआई का एआई है अगर कहे तो यहाँ पे अगर आंसर करें तो अ प्लेटफॉर्म होस्टेड एजेंट डिफॉल्ट टू रिप्रेजेंटिंग द प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट। आइडेंटिक एआई रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने बात की।
Therefore, ownership at the edge is what lets the agent broker work on the human's behalf. यानी कि अगर एआई किसी बड़ी प्लेटफॉर्म को होगा तो वो उनके फायदे का सोचेगा, और अगर मेरा आइडेंटिक एआई होगा यानी अपनी पर्सनल मलकियत ओनरशिप होने का मतलब है एआई सिर्फ आपका लॉयल रहेगा। तो यहाँ पे अब गेम की बात हो रही है कि अब एक प्लेटफॉर्म होस्ट पे उसके अंदर एक एआई होगा, एआई एजेंट, एआई वर्कर होगा, और वो एक प्लेटफॉर्म में होस्ट कर रहे होंगे। तो वो क्या है, वो उस कंपनी के बारे में सोचेगा, उस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचेगा। लेकिन आइडेंटिटी एआई क्या है, वो मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट है, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल एआई है, और वो किसके फायदे के बारे में सोचेगा, वो सिर्फ मेरे फायदे के बारे में सोचेगा। तो जो जो स्टूडेंट्स अपने फायदे के लिए एआई बनाना चाहते हैं तो वो अपने लिए एक आइडेंटिटी एआई बना लें। क्लियर? तो अभी से स्टार्ट कर लें अपने लिए एक आइडेंटिटी एआई बनाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बाय 2030 व्हाट शेयर ऑफ वर्कर्स डज द डब्ल्यूईएफ, डब्ल्यूईएफ मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हाट शेयर ऑफ वर्कर्स डज द डब्ल्यूईएफ प्रोजेक्ट विल नीड रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। चले भाई, ये जनरल नॉलेज की बात हो गई है कि 2030 तक भाई कितने वर्कर्स जो है वो अपने आप को रीस्किल करेंगे या अपस्किल करेंगे। तो इसका आंसर है 59 ऑफ एवरी 100 वर्कर्स ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में हर 100 में से 59 वर्कर जो है अपने आप को रीस्किल करेंगे, यानी कि अपने आप को और उसी स्किल में अपने आप को और बेहतर करेंगे, या अप स्केलिंग करेंगे यानी कि उसके भी ऊपर चले जाएंगे, वह एक स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप ऊपर चले जाएंगे, उस स्किल से भी अपग्रेड हो जाएंगे या फिर उसी स्किल को और मजबूत करेंगे। तो ये एक नंबर है कितने, 59 ऑफ एवरी 100 वर्कर्स। और ये कब होगा, 2030 तक। और ये किसके, कौन बता रहा है, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो what three trajectories does the thesis name as extension of architecture? कौन से थ्री ट्रेजेक्टरीज यानी रफ्तार जो है वो थीसिस में है एक्सटेंशन ऑफ द आर्किटेक्चर। तो ये भी हम देख लेते हैं। फिजिकल एआई वर्कर, ठीक है, नंबर वन थ्री ट्रेजेक्टरीज में से कौन है, फिजिकल एआई वर्कर्स। फिजिकल एआई वर्कर्स यानी के रोबोट्स। फुली ऑटोनोमस इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी कि ऐसे ऑटोनोमस एजेंट्स जो पूरे इकोनॉमिक को देख रहे हो और वो फुली ऑटोनोमस होंगे। अब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक समझ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक एजेंट्स होगा और वो फुली ऑटोनोमस होगा। एंड क्रॉस कंपनी वर्कफोर्स मोबिलिटी, और क्रॉस कंपनी यानी कि एक कंपनी में नहीं होगा पर अपनी कंपनी से दूसरे कंपनी में भी वर्कफोर्स में काम कर रहे होगे। तो इसको अगर सिंपल वन लाइन में देखें तो एआई मुस्तकबिल में फिजिकल रोबोट्स में शिफ्ट होगा, खुद से मुकम्मल बिजनेस डिसीजंस लेगा और मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान मूव करेगा, यानी कि चलता फिरता मशीन वाला इंसान। ठीक है, तो ये इसमें से थ्री ट्रेजेक्टरी है, पर्सनल एआई, फिजिकल एआई वर्कर, फुली ऑटोनोमस इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी कि वो फिजिकल रोबोट भी होगा और उसके पास सारी चीजें यानी सारी नेगोशिएशन पावर, सारे बिजनेस उसको मैनेज करने भी आता होगा, और वो अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा, वो उसमें डीलिंग भी कर रहा होगा। तो ये होगा ये फ्यूचर में। अब लास्ट में हम देख लेते हैं, व्हाई डज द थीसिस कॉल फिजिकल वर्कर्स, यानी थीसिस ने फिजिकल वर्कर्स को क्यों कॉल किया भाई, ऑटोनॉमी एंड मोबिलिटी एक्सटेंशन रेदर देन डिपार्चर्स। हाँ भाई, नाइस क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर देखें, तो द इनवेरिएंस स्टे द सेम। इनवेरिएंस क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब देखिए फिजिकल, बात फिजिकल की आई है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि शुरू में हमने बोला था कि प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, क्लॉट क्लॉट कोड, एंटी ग्रेविटी, ये सारी चीजें चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपका इनवेरिएंट्स यानी रूल्स जो है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे भी यही बात क्या है कि इनवेरिएंट्स स्टे सेम, प्रिंसिपल डेलीगेट मैनेजर इंजन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एक्सपेंशन ट्रिगर, therefore embodiment autonomy levels and cross from mobility add new realizations without rewriting the architecture। इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझे, चाहे एआई फिजिकल रोबोट बन जाए या कितना ही एडवांस हो जाए, इसके काम करने के बुनियादी 7 रूल्स बिल्कुल सेम रहते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे हमने पूरा 30
कवर कर लिया और लास्ट में हमने ये पढ़ा है, चाहे एआई फिजिकल हो, कितना भी एडवांस हो जाए, उसके बेसिक 7 रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। तो जल्दी से मुझे चैट पे 7 रूल्स लिख के दे दे। नंबर 1 में बता दे तो प्रिंसिपल। अब बाकी के नीचे 6, जल्दी से प्रिंसिपल से लेके 7 तक के 7 इंग्रेडिएंट्स, 7 रूल्स यहाँ पे मुझे चैट में चाहिए। जब काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, किसी ने किया तो है काफी सारों में से, मतलब कि सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर किया और वो भी ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स, और वो भी हाफ हाफ आ रहे, टुकड़ों में आंसर आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स, अगर हम इस फ्लैश कार्ड में, काफी लॉन्ग फ्लैश कार्ड था, काफी टेक्निकल चीजें थी, काफी नई चीजें थी, मतलब कि तकरीबन नई चीजें थी। तो इसलिए हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, फर्स्ट टाइम समझने में काफी मुश्किलें हो रही थी, मुझे खुद भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में और समझाने में मुश्किल हो रही थी। तो अब मैंने इसमें से कुछ नोट्स मैंने साइड में नोट किए हैं, उसमें से जो टेक्निकल टर्म्स है उनको अगर मैं देखूं यहाँ पे, कि सबसे पहले हमने देखा था रोल बेस्ड सिस्टम। रोल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? ऐसे एआई बॉट्स जिन्हें एक स्पेसिफिक जॉब टाइटल दिया गया हो, जैसे मार्केटर या एचआर। तो ये रोल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक एआई बॉट होता है और वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक जॉब कर होता है। ठीक है। फिर हमने एक वर्ड देखा था कंपोज टूल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर किसी टास्क के लिए इस्तेमाल करना। यानी कि अब एक एक सॉफ्टवेयर एआई को एक वेबसाइट बनानी, अब उस वेबसाइट्स के अंदर काफी सारी चीजें यूज हो रही है उसके लिए। अब उसके लिए चाहिए बहुत सारे टूल्स, यानी 3-4 टूल्स। तो उस वो क्या करेगा? कंपोज टूल्स का हेल्प लेगा। उस कंपोज टूल की हेल्प से क्या होगा? वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिलाकर क्या करेगा? टास्क के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोज टूल्स। फिर हमने देखा था स्पॉन स्पेशलाइज स्पेशलिस्ट एजेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए नए छोटे एआई बॉट्स खुद क्रिएट करना। यानी कि स्पेशलिस्ट अब ऐप मैनेजर जो है या मेटा जो है, अब उसको मजीद एआई वर्कर्स, एआई एजेंट्स की जरूरत है। तो वो क्या करेगा कि वो किसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए क्या करेगा? नए छोटे एआई बॉट्स खुद क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? स्पॉन स्पेशलिस्ट एजेंट्स। अब उसके बाद हमने एक वर्ड देखा था डिलीवर आउटकम एट स्केल। इसको अगर हम आसान में देखें तो बड़े लेवल पर फाइनल और वेरीफाइड रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो यानी कि डिलीवर आउटकम एट स्केल, बड़े लेवल पर फाइनल और वेरीफाइड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। उसके बाद हमने देखा था आउटकम प्राइसिंग। आउटकम प्राइसिंग का मतलब सिंपल है कि सॉफ्टवेयर एक्सेस के बजाय, जिस तरह पहले हम सब्सक्रिप्शन लेते थे, तो सॉफ्टवेयर एक्सेस के बजाय फाइनल सक्सेसफुल रिजल्ट्स के पैसे चार्ज करना। तो सिंपल आउटकम प्राइसिंग। अच्छा, एक वर्ड सारी चीजों सबको, सब लोगों को कंफ्यूज कर रही थी, वेंडर कर्न। वेंडर कर्न का क्या मतलब है? कि जब कंपनीज एक सॉफ्टवेयर ब्रांड छोड़कर दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? वेंडर चर्न। जैसे अभी आप में से किसी स्टूडेंट की, किसी ने स्टार्टअप लॉन्च किया, उसने एक अपनी कंपनी बना ली, वो अभी जो है कोडेक्स यूज कर रही थी ओपन एआई की। उसने देखा कि कल रिसेंटली 30 जून को क्लॉड ने अपना सोनेट 5 लॉन्च किया, और वो उस कोडेक्स से, ओपन एआई के जीपीटी 5.5 मॉडल से काफी बेटर है। तो वो स्टूडेंट की कंपनी क्या होगी, फिर क्या करेगी? कोडेक्स से डीपीटी 5.5 से शिफ्ट होकर क्लाउड के मॉडल सोनेट 5.5 एंथ्रोपिक की कंपनी में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस शिफ्टमेंट को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर की शिफ्टमेंट को क्या कह रहे होते हैं? वेंडर टर्न या वेंडर चर्न, जो भी सही प्रोनाउंसिएशन है। फिर उसके बाद हमने एक देखा था इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स का मतलब क्या है? ऐसी बेसिक रूल्स या उसूल जो कभी चेंज नहीं होते। यानी कि ये जो हमने 7 इनवेरिएंट्स पढ़े हैं, ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं, तो इनवेरिएंट्स का मतलब क्या है? ऐसे रूल्स जो कभी चेंज नहीं होते। और ये 7 रूल्स क्या थे? अगेन
प्रिंसिपल, डेलीगेट, मैनेजर, इंजन, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, एक्सपेंशन एंड ट्रिगर। ठीक है। अब उसके बाद हमने एक वर्ड देखा, मैंडेट्स। मैंडेट्स को जस्ट वन लाइन रीडिंग, एक काम करने का ऑफिशियल ऑर्डर या जागर, यानी काम करने का ऑफिशियल ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तो वो काम होगा नहीं, तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, ऑफिशियल ऑर्डर को मैंडेट कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड है ऑडिट ट्रायल, सब एक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड, ताकि बाद में चेक किया जा सके कि किसने क्या किया। हमने बीच में देखा था ऑडिट ट्रायल्स, एजेंट्स का क्या कर रहे हैं, ऑडिट ट्रायल्स कर रहे हैं। तो उस ऑडिट ट्रायल्स का मतलब क्या आता है कि सब एक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड, ताकि बाद में चेक किया जा सके कि किसने क्या किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट ट्रायल्स। फिर हमने एक सिंपल वर्ड देखा था, एज लेयर। एज लेयर का मतलब क्या, आपका अपना पर्सनल एंड ये इंटरफेस, कहाँ आप एआई से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि अभी अगर मैं चैट जीपीटी ओपन करूं ब्राउजर में, तो वो क्या होगा, वो मेरा पर्सनल इंटरेक्ट होगा, तो वो मेरा क्या होगा, मेरा एज लेयर होगा। ठीक है। और फिर एज लेयर के बाद, उस एज लेयर के अंदर इंटरेक्ट करने के बाद पीछे जो काम हो रहा होगा वो कौन सा हो रहा होगा, वर्क फोर्स लेयर। ठीक है। अब एक वर्ड हमने देखा था, सवर्जिनिटी। सवर्जिनिटी का मतलब क्या, मुकम्मल आजादी और कंट्रोल होना। तो ये सोवर्जिनिटी एआई को हम प्रोवाइड करते हैं पेमेंट सिस्टम में। ये हमने देखा था कि एआई को हम मुकम्मल सोवर्जिनिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो कौन से किस तरह प्रोवाइड करते हैं, चार सिस्टम के थ्रू, एसीपी, एओ टू, फोर ओ टू, और लास्ट में एक था एमपीपी। ठीक है। अब यहाँ पे अब एक और वर्ड्स हमने लास्ट में देखा था, अथॉरिटी एनवलप। लास्ट इनवेरिएंट में हमने इस वर्ड को सुना था, सबसे लास्ट में, अथॉरिटी एनवलप। ये वो यानी कि ये अथॉरिटी मतलब ये एक लिमिटेशन है। कैसी लिमिटेशन है, जो बाउंड्रीज डिफाइन करती है जिनके अंदर रहकर एआई डिसीजंस ले सकता है। ठीक है। तो ये है वो बाउंड्रीज जहाँ पे अथॉरिटी इन्वेलप का मतलब क्या है, ऐसी बाउंड्रीज जिसके अंदर एआई डिसीजंस ले सकता है। और लास्ट में हमने एक देखा था, आइडेंटिटी एआई, आपका अपना पर्सनल डिजिटल असिस्ट, जो आपकी ऑनलाइन पहचान और अथॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपका अपना पीए। क्लियर। और और अगर मैं देखूं तो हाँ, एक वर्ड देखा था हमने, वेब बुक। वेब बुक को अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें, जो हमने ट्रिगर लास्ट इनवेरिएंट में देखा था, ये जो ट्रिगर वाला है उसके अंदर हम वेब बुक का वर्ड्स यूज हुआ था, वेब बुक के जरिए ट्रिगर करते हैं। तो वेब बुक का मतलब क्या है, एक ऑटोमेटिक मैसेज जो एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को भेजता है जब कोई इवेंट होता है। यानी कि अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलकर एक सॉफ्टवेयर बने होते हैं। तो अब एक सॉफ्टवेयर जो है उसने कोई काम किया, तो उसने काम का रिजल्ट जैसे जनरेट किया, तो वो एक नोटिफिकेशन जनरेट हुआ। अब वो नोटिफिकेशन ह्यूमन के पास नहीं जाएगा, वो दूसरे सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। तो अब वो इवेंट दूसरे सॉफ्टवेयर के पास जा रहा है, तो वो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जो भेजा जा रहा है इवेंट, उसको हम क्या कहते हैं, वेब बुक। ठीक है। क्लियर जी। एंड दो सॉफ्टवेयर को, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो